अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जो लेसन के अंदर से आ सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 1 में से क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो उसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे पहला चैप्टर है जहां से हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक प्रोग्राम भी हो सकता है और वो आपका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। प्रोग्राम जो हो सकता है वो आपकी क्लास एक्टिविटीज में से आ सकता है या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस के ये एक्सरसाइज है यहाँ से जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, तो ये दोनों प्रोग्राम्स हैं और ये भी आ सकते हैं। और ज्यादातर चांस यही होगा कि चैप्टर नंबर 2 में से प्रोग्राम ही आएगा। वो शॉर्ट में भी खैर कवर हो सकता है, वो लॉन्ग में भी कवर हो सकता है, बट हमें जो है वो हर लिहाज से प्रिपेयर करना है क्योंकि हमारे पास इसका पास पेपर नहीं है तो हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, गेस वर्क नहीं है हमारा यहाँ पे कि क्या होगा। इसलिए आप लोगों को हर लिहाज से ये चैप्टर अपना तैयार करना पड़ेगा और ये बेस्ट चॉइस होगी। अगर आप प्रोग्राम कर लेते हो तो वो 6 से 7 लाइंस के अंदर अंदर आउटपुट लिखने के बाद वो मैक्सिमम हाफ या एक फुल पेज बनेगा एक साइड पेज की बस और आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये है कि डेफिनेटली ये टेक्निकल काम होता है प्रोग्राम का। अगर आपका साइंटेक्स का कोई एरर आएगा तो वो फिर उसके पास अपनी चॉइस होती है कि वो आपको कितने मार्क्स उसके देता है। जो एग्जामिनर जो चेकर होता है, डेफिनेटली अगर आपने कोई ऐसा लॉजिक यूज किया प्रोग्राम के अंदर, कोई ऐसा साइंटेक्स यूज किया कि जिसकी वजह से सारा प्रोग्राम ही गलत हो रहा है, तो वो हो सकता है कि आपको हाफ मार्क्स दे दे, यानी कि 4 नंबर दे दे और 4 नंबर आपके डिडक्ट कर ले। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 की चॉइस अगर आप चूज करते हो इसको, तो अगर प्रोग्राम आता है तो फिर इसकी बड़े ध्यान से आप लोगों ने वहां पर सिलेक्शन करनी है क्वेश्चन की। खैर, हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तो ऑलरेडी क्योंकि प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद है चैप्टर नंबर 2 के, और वहां पे मैंने ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन इवन आपको करवाए भी हुए हैं। जो लास्ट 2 प्रोग्राम्स हैं वो भी सोल्व करवाए हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि वो बेसिकली स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, हमने उनको क्या करना है, ये लिखी हुई हैं आपकी इवैल्यूएट द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशंस। ये पाइथन एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और हमने इनका इवैल्यूएट करके इनका एक नंबर का एक वैल्यू का आंसर देना है और ये भी सोल्व किया हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको इसका जो है वो लिंक शो हो जाएगा, आप वहां से जाके इसकी प्लेलिस्ट जाकर लॉन्ग क्वेश्चन की सिर्फ वीडियो जो है वो दिखाऊंगा, वहां से जाकर आप इसको कवर कर लीजिएगा। बाकी हम जो लेसन के अंदर क्वेश्चन हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए जी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना हमारा उसमें आ गया वेरिएबल्स का टॉपिक और ये आपका आर्टिकल बनता है 2.2 के अंदर, बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। वहां से एक टॉपिक बनता है आपका वेरिएबल का। ये सारा टॉपिक तो बहुत कम चांस होंगे कि आएगा, इसमें से सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा वेरिएबल का। उसमें वो वेरिएबल की डेफिनेशन पूछेगा आपका, डिफाइन वेरिएबल, राइट द रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, यानी कि इससे अगली हेडिंग नेक्स्ट पेज पे 2.2.1.2 आर्टिकल। और उसके अलावा वो साथ कह सकता है कि आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट डाटा टाइप्स फॉर द ऑफ द वेरिएबल विद एग्जांपल, यानी कि आपने साथ एग्जांपल देकर उसको इस्तेमाल भी करना है। तो इसलिए यहां पर की बुक लाजमी इस्तेमाल करें इस क्वेश्चन के लिए। आईटी सीरीज देख लें, यूनिक नोट्स देख लें, जहां से आपको इसका कंटेंट ठीक मिलता है। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इसको प्रॉपरली जैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने पहले नोट्स प्रोवाइड जो किए थे या किए हुए हैं वो सारे बेसिकली ये थे कि जस्ट एक स्केच आपको दे रहा है, एक आइडिया आपको दे रहा है। आप हूबहू वही सेम कंटेंट भी लिख देंगे तो वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमें जब एग्जाम के हवाले से तैयारी करनी होती है तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमें कांट छांट वहां पे करनी चाहिए। इसलिए आपको मजीद जो है वो उसका फिल्टर्ड जो है आंसर कंटेंट आपको वो मिल जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा ये तीनों हेडिंग्स ही आएंगी बस। इसके अलावा जो इससे नीचे वाली हेडिंग है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, वो इतना कुछ जरूरी नहीं है, वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा। वेरिएबल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने इस तरह से ये 3 हेडिंग्स मिलाकर एक लॉन्ग अपना तैयार करना है, ठीक है जी। हो सकता है कि इस वक्त वो वहां पर ये भी कह सकता है कि सिर्फ ये 2 को एक्सप्लेन कर दे या इन दोनों को एक्सप्लेन कर दे, लेकिन एक्चुअली जो है वो आप इन तीनों को ही तैयार करेंगे क्योंकि आपको तो नहीं ना पता कि वो ये वाला देगा या ये वाली हेडिंग देगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन वाला टॉपिक है, 2.3 आर्टिकल है। ऑपरेटर की डेफिनेशन पूछेगा और साथ में कोई से भी ऑपरेटर कह सकता है। मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पे अरिथमेटिक ऑपरेटर लिखा है, लेकिन वहां पर वो कोई से 2 भी कह सकता है और कोई एक भी कह सकता है। हो सकता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर कह दे कि एक्सप्लेन द अरिथमेटिक ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, प्लस आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये पहले आ चुका हुआ है। ये 10th क्लास में, क्योंकि इस कंप्यूटर की जो बुक है वहां पर ये सेम टॉपिक है और यहाँ पर वहां पर ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि वो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पूछ लेते हैं, साथ में कोई एक ऑपरेटर आपको एक्सप्लेन करने को कह देते हैं।
तो ये डेफिनेटली फर्स्ट ईयर है, लेकिन डेफिनेटली फिर भी इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही ये है कि क्वेश्चन आप ऑपरेटर पूछें, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पूछें, साथ में कोई एक ऑपरेटर एक्सप्लेन करवा लें। वो अर्थमेटिक हो सकता है, वो लॉजिकल हो सकता है, वो कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकता है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकता है, कंपाउंड असाइनमेंट हो सकता है। आपने सारे ऑपरेटर्स तैयार करने, ऑब्वियसली आपको तो सारा ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि कौन से आएंगे। हाँ, अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो अर्थमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल, ये तीन ऑपरेटर्स जो है वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई से दो आ जाए, जरूरी नहीं कि कोई एक आएगा। मे बी कि वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हेडिंग ना दे और आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन के साथ में कोई से दो ऑपरेटर कहेगा जी एक्सप्लेन कर दे, साथ में आप इनकी एग्जांपल्स बताएं। तो एग्जांपल में क्या करेंगे, जो आपकी बुक के ऊपर ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी कि जो कोड लिखा हुआ है, आपने ये कोड लिखना है। और इसमें जो नीचे जो आपके साथ में जो ग्रीन कंटेंट लिखा हुआ है ना, जो ग्रीन वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, यानी कि जो कमेंट्स लिखे हुए हैं, आपके पास सिर्फ इसकी चॉइस है कि अगर आप वो चाहें तो छोड़ सकते हैं। वो भी जो इस तरह की वर्डिंग है, जैसे मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हेडिंग की बात करता हूं तो उसमें डिफाइन वेरिएबल, परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये हेडिंग्स है। आपको बता रहा है कि नीचे वाली लाइन के ऊपर क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है, तो वो आप छोड़ सकते हो। अगर किसी भी लाइन के अगली साइड पे उसकी एग्जांपल देके वो उसकी आउटपुट बता रहा है ना, तो वो मेरे ख्याल से आपको बतानी चाहिए। वो रिकमेंडेशंस हैं कि वो लाजमी तौर पे बताएं। अगर आप वो भी नहीं बताओगे तो इट्स ओके विद दैट, काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी 0.5 एक नंबर वो जो है वो डिडक्ट करने के चांस उसके पास होंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप ग्रीन कंटेंट में जो आउटपुट्स बता रहा है वो लिखें, जो किसी भी लाइन के सामने वाली साइड पे आ रहा है। हाँ, जो ऊपर नीचे हेडिंग्स हैं वो आप बेशक छोड़ दें। आउटपुट ऊपर नीचे आए या सामने आए वो आपने लिखनी है, वो कोशिश करें कि उसको आप तैयार करें। एग्जाम्पल ही देनी है कोई भी। अगर आपको कोड की समझ है तो ऑब्वियसली ये बच्चा, जो बच्चा इसको समझ रहा है, क्वेश्चन को समझ रहा है, कोड को समझ रहा है, उसके लिए आउटपुट लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जरूरी नहीं कि आपने बुक फॉलो करनी है, नो। अगर उन्होंने अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले एडिशन को एक्सप्लेन किया, मल्टीप्लाई को कर दो। एग्जाम्पल भी आपकी अपनी मर्जी की, ठीक है। कोई एक आध ऑपरेटर अगर आपका स्किप भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। लॉन्ग क्वेश्चन में ये निजाम आपका चल जाएगा, ठीक है जी। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे किसी के साथ भी मेंशन नहीं कर रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इवन सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने एक्सेप्शनली लिखा है कि हमें फिर भी उसको लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर कर लेना चाहिए। अदरवाइज आपके जो बुक के लेसन है उसमें सिर्फ हमारे पास 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली तैयार करने में मैं आपको ज्यादा मटेरियल बता रहा हूं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन तो एक लिखा है, लेकिन ये तो डेफिनेटली आपका सारा टॉपिक बन रहा है, आपने तो सारा तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछेगा, साथ में कोई एक स्ट्रक्चर पूछ सकता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है और लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी पूछ सकता है। क्योंकि कंट्रोल स्ट्रक्चर एक्चुअली तो 3 तरह के होते हैं, सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग और लूपिंग। सीक्वेंशियल जो है वो आपके बुक के अंदर नहीं है, वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, वहां पे इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। अब वो इसकी डेफिनेशन के साथ कोई एक आपको कह सकता है, डिसीजन मेकिंग या लूपिंग, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग में ना हमने पढ़ा हुआ है इफ एल्स। इफ पढ़ेंगे आप, इफ एल्स पढ़ेंगे आप, वहां पे इफ, एलिफ, एल्स, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने ये तीनों एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इनके ऊपर कंटेंट लिखना है, इनका सिंटैक्स भी लिखना अलग से, नो। जब क्वेश्चन ये आ रहा है ना, सिर्फ कंट्रोल स्ट्रक्चर और साथ में कह रहा है कि जी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर दो, तो डिसीजन मेकिंग में क्या क्या आता है मैं आपको यहां से अगर बताऊं तो उसमें इफ स्टेटमेंट आ रही है, उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट आ रही है, और उसमें नेक्स्ट पेज के ऊपर शॉर्ट हैंड आप छोड़ सकते हो, लॉन्ग में कोई इश्यू नहीं है, और इफ एलिफ एल्स आ रहा है। मेन यही 3 हेडिंग्स हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जब ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आप डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करें, डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन दें, और नीचे जो उसका सबसे पहला आता है जी इफ स्टेटमेंट। आप इफ स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स लिखें और एक सिंपल सी एग्जांपल दे दें उसके नीचे। जैसे कि यहां पर जो है कुछ चीजों को उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इफ स्टेटमेंट में The if statement allows us, जो आपने लिखना है वो पढ़ रहा हूं। The if statement allows us to make decisions based on conditions. If the condition is true, it runs a block of code. बस इसमें else स्टेटमेंट क्योंकि नहीं होती तो बात खत्म होगी। अब आपने क्या करना है, सिंटैक्स लिखना है if और आगे उसकी कंडीशन, और उसके नीचे जो भी आप लोगों ने कोड चलाना है आपने कहना जी बॉडी ऑफ द इफ, या फिर कोड एसोसिएटेड या एसोसिएटेड कोड, यानी कि इफ की कंडीशन लिख के इस तरह लिखना है अपने सिंटैक्स, इफ कंडीशन, और उसके नीचे लिख दें एसोसिएटेड कोड, एसोसिएटेड कोड। लें जी, ये आपका काम हो गया। बस
यानी कि बाकी जो हैश के साथ वो सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट और कोड टू रन इफ द कंडीशन इज ट्रू, ये बेशक आप ना करें, कोई इशू नहीं है। इसके नीचे ब्लॉक है, वो ब्लॉक आपने लाजमी बनाना है। एग्जांपल जरूरी है, कोड एग्जांपल जो है वो बहुत जरूरी है। इसी तरीके से इफ एल्स और इसी तरीके से आपने इफ एलिफ एल्स और शॉर्ट हैंड जो है वो ऑप्शनल, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वो ये पूछते ही नहीं आपसे, वो कहता है कि जी जस्ट डिसीजन मेकिंग एक्सप्लेन कर दें, फिर कोशिश करें कि यहां से एक डेफिनेशन कम हो गई है, आप शॉर्ट हैंड को साथ ऐड कर। ये प्रेजेंटेशन का तरीका होगा क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। और इवन वो ये भी कह सकता है, वो डायरेक्ट सवाल ही आपसे ये करेगा कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से जी इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स, इनके ऊपर आप जो है ना वो एक नोट लिख दें। फिर आपने इनके सिंटैक्स अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके और इनकी एग्जांपल्स भी देनी है। इवन एग्जांपल जो भी कोड आप लिखोगे उसकी जो आउटपुट बनती है वो भी लिखे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे एक दो फ्रेजेस के अंदर, तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। की बुक की हेल्प से यहां से लाजमी तैयारी करें, अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लाजमी तौर पर पूछ लीजिए। नेक्स्ट आता है व्हाट आर लूपिंग कंस्ट्रक्ट, वो इसका ही पार्ट है। मैंने क्वेश्चन अलग लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंसीडर मत करें, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर करें। ये आपका इसके साथ आ सकता है, यानी कि वो कह सकता है कि एक्सप्लेन द लूपिंग कंस्ट्रक्ट, इसकी डेफिनेशन दे दो और डिसीजन मेकिंग नहीं बल्कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट पे नोट लिख दो। तो ठीक है, आपके पास दो तरह के लूप है, आपने दोनों के ऊपर सेम इसी तरह जैसे समझाया है नोट लिख देना है, उनकी डेफिनेशन, उनके सिंटैक्स, उनकी एग्जांपल्स, एंड दैट्स इट। लूपिंग कंस्ट्रक्ट इस तरह से होगा। बाकी खैर डिसीजन मेकिंग अलग से और लूपिंग कंस्ट्रक्ट अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो राइट अ नोट ऑन लिस्ट और टपल। देखें जी, ये भी डेफिनेटली दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं भी इस चीज को समझता हूं, तो वो इसी तरह आएगा, राइट अ नोट ऑन लिस्ट। अदरवाइज अगर वो स्पेसिफाई कर देगा तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे टफ टाइम दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आपको लीनियट नहीं करना, इजी नहीं करना। हमारा पहला बैच है, इस बुक के साथ हमें इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, कोई गेस वर्क नहीं है। देखेंगे एग्जाम के पास अगर कोई चीजें इस तरह की सामने आई तो फिर, अदरवाइज फिलहाल के लिए हम लोग जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे पास क्योंकि नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें हर लिहाज से इसको प्रिपेयर करना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि वीडियो पे बच्चा वही तैयारी करता है जिन्होंने 75 मार्क्स के लिए एफर्ट करनी है। एक बच्चा जिसका कोई असाइनमेंट है, जिसका कोई कॉलेज का कोई काम था, वो वक्ती तौर पर आया चैनल पर और चला गया, तो डेफिनेटली वो रेगुलर यहाँ पर कैंडिडेट या रेगुलर व्यूअर नहीं है। तो इसलिए हम इन चीजों को आसान नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को असिस्ट किया जाता है, वो मजीद करेंगे, पेयरिंग स्कीम के हवाले से मजीद बातें करेंगे, बहुत सारी वीडियोस अभी लॉन्च होंगी इसके बारे में, लेकिन ये आपका फाइनल काम है जो आप लोगों को करना चाहिए और यही आपके लिए रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। अच्छा जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मैंने वो सीक्वेंस वाइज ही लिखे हुए हैं कि आपके पास लिस्ट और टप्पल आ रहा है। ठीक है जी, लिस्ट और टप्पल के टॉपिक में अगर वो कह देता है कि जी व्हाट इज लिस्ट और एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ द लिस्ट, तो ठीक है, फिर तो बड़ा आसान हो गया कि आप लिस्ट की डेफिनेशन देंगे, आप कुछ मेथड्स बता दें उसके 2.6.1.4 आर्टिकल और लिस्ट ऑपरेशंस पर आ जाए और आपका काम खत्म हो सकता है। और ये चांसेस होंगे कि अगर लिस्ट का क्वेश्चन वो देखता है, अगर वो उसको शामिल करता है तो वो इसी तरह से देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सारा पेज वो शामिल करे, लेकिन ये एक समझ लीजिए कि एक्सेप्शनल केस है कि अगर इस तरह हुआ, वर्स्ट केस होगा कि जिसमें वो कहेगा कि राइट अ नोट ऑन द लिस्ट। मैंने वही लिखा था कि आपको इसके लिए वर्स्ट केस के लिए अगर प्रिपेयर कर दिया तो समझ लीजिए सारा काम हो गया। फिर आगे टप्पल, इसी तरह से टप्पल का क्वेश्चन आ सकता है, आप उसकी सारी हेडिंग्स तैयार करें, कोड तैयार करें, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, अदरवाइज इस टॉपिक को आप सिलेक्ट मत करें, इस चैप्टर को सिलेक्ट मत करें। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, पहले 5 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले सारे, अदरवाइज फिर एक क्वेश्चन आप ये भी शामिल करेंगे फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स के ऊपर, वो कह सकता है कि जी बताएं, इसके ऊपर नोट लिख दें, और ये आपका लिस्ट के टॉपिक से पहले आता है जिसमें हमें क्वेश्चन आएगा फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। इसमें हम हेडिंग लिखेंगे डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग फंक्शंस, फंक्शंस, पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, बस ये 3 हेडिंग्स होंगी। यूजिंग लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स जो है वो इसका हिस्सा नहीं होगा, याद रखिएगा। ये मैंने आपको एग्जैक्ट पेज बता दिया, एग्जैक्ट ये पेज नंबर 29 है, इसका 2.5.1 आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, 2.5.1.3 आर्टिकल के ऊपर इसको हम वाइंड अप कर देंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की डिटेल के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।